मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी है? ये मनुवादी है, ये मनुवादी है। इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या की और यही लोग हैं, और यही लोग हैं। ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। ये भाषा प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं बोल साहब, मेरा क्या है, आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। घमंडी बातें क्यों करते हो? अरे आज तो तुम एनडीए की सरकार अब बोल रहे, नहीं तो बीजेपी भी नहीं बोलते थे। ये मोदी की सरकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है। क्या उनको आप सबक सिखाएंगे? तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की वजह से। बैठो, बैठो। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ द अपोजिशन। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मेरा थोड़ा पैर में दर्द होने की वजह से मैं ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। You may address while sitting, if you want. If your permission is there, I will sit. No. We have to ensure that you are comfortable while addressing the House. So if the physical disability or pain is of that extent that here and outside you are unable to stand, then you may take your own call. You may take your own call. तो बैठ के बोलने में उतना जज्बा नहीं है। तो खड़गे जी, इस मामले में इस मामले में मैंने आपकी मदद की है। आपका जज्बा कायम रखा। ये कभी कभी आप मदद करते रहते, हम भी याद करते रहेंगे। सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का मौका देने के लिए आपकी उदारता के लिए मैं आपका आभारी हूँ। क्यों हंस रहे? ये ऐसा ही करके मेरे को गुमराह करते लोग। नहीं, चेयरमैन साहब भी वैसा ही करते करके। राष्ट्रपति जी, इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूं। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही। न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है।
पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। और इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब, कभी कभी कंफ्यूजन होता है द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इसमें माफ कीजिए क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूँ, ये इन शब्दों से मैं ज़्यादा वाकुफ नहीं। We can have half an hour discussion on this if you want. Pardon? We can have half an hour discussion on this. कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या है? नहीं, वो तो द्विवेदी बोले तो 2 वेद पढ़े सो पंडित है, उसीलिए द्विवेदी बोलते हैं। हाँ, त्रिवेदी 3 वेद पढ़े, अब एक चतुर्वेदी बचा, वो 4था वेद पढ़े सो जो आएंगे वो देखेंगे। तो ये जो है उन्होंने तो खूब तारीफ की और ये तारीफ की फूल बांधने में बहुत माहिर है और वो उर्दू के बहुत बड़े प्यारे हैं, लेकिन उतने ही उन लोगों से नफरत भी बहुत करते हैं क्योंकि आरएसएस का थोड़ा बैकग्राउंड उनको नहीं है। लेकिन इधर जब बीजेपी में आए तब से वो जरा आरएसएस की बहुत तारीफ करते रहते हैं, मोदी साहब की बार बार तारीफ करते रहते हैं और सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, ऐसे लोगों को कंडम भी करते हैं। तो मैं सुना बहुत सी बातें, इसीलिए सुधांशु जी, सुधांशु जी, पिछले बार unless the LOP will बुनियादी yield, it मुद्दों is for को him to yield or not to yield. I will give him opportunity. जिसमें बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है, विफलताओं को के खैर ये सरकार छिपाने की अपनी पहले से माहिर है और इनको हम बार बार ये कहना मुझे उचित भी नहीं लगता। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करें। ये सदी भारत की सदी है और आने वाला दौर भारत का है। इस भाव से किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन 10 साल का हमारा तजुर्बा ये है कि ये बातें भाषण तक ही रही है, जमीन पर अमल नहीं हुई और उल्टा हुआ। संविधान ने हमें अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया। इस बार चुनाव में 2019 में कम मतदान हुआ, पर गरीबों, ग्रामीण मतदाताओं ने अधिक उत्साह से भाग लिया। मैं सभी मतदाताओं को अपने ओर से बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने गांवों में बढ़ चढ़कर वोटिंग की, लेकिन शहरों में जहां पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं, वो लोग इसमें बहुत कम आ गए। सभापति जी अपने मतदान के लिए विशेष संदेश जारी कर कहा था कि प्रजातंत्र में प्रजा ही मालिक और सर्वोपरि है। मैं इससे सहमत हूं कि ये राष्ट्रपति जी का जो संदेश है वो ठीक है, लेकिन देश के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिसमें संविधान की रक्षा का मुद्दा बना। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया। उनके कई नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि दूसरे सदन में बहुत से नेताओं ने ये भी कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी, और उन्होंने बार बार ये बातें कही। और यहाँ तक कि शुरुआत में 2014 में तो भागवत जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप निकाल दीजिए। एक सेकंड। माननीय खड़गे जी, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता के अलावा भी आपका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। आपने जो अभी कहा कि नाम भी ले दिया
और कहा कि नाम मत लीजिए। विड्रॉ करता हूं, नहीं, विड्रॉ करता हूं। I think it calls for regret. I express my regret that such an observation has been imparted in this August House. Please continue. No. Pramod Tiwari ji, the Honorable LOP himself has felt it. Please, it is regrettable. I am using mild word. और कहा कि बीजेपी संविधान बदलेगी। इंडिया गठबंधन को संविधान बचाने की मुहिम इसी कारण हम चलाना पड़ा। जनता ने ये महसूस किया कि बाकी मसले आते जाते रहेंगे, पर संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र रहेगा और चुनाव भी होंगे और हम और आप यहाँ बैठेंगे। सभापति जी, इस लड़ाई में आम नागरिकों ने विपक्ष का साथ दिया। गरीबों, किसानों, मजदूरों, पीड़ित, शोषित महिलाओं, युवाओं ने हमारा सबका साथ दिया और डेमोक्रेसी को बचाने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कंटिन्यू। सभापति जी, अभी भी सामाजिक न्याय के विपरीत मानसिकता वाले लोग मौजूद हैं। ये लड़ाई तभी पूरी होगी जब ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकना जरूरी है और इसके लिए हम सबको भी मेहनत करना पड़ेगा। सभापति जी, इस सत्र की एक खूबी ये है कि जनादेश के डर से सत्ता दल के लोग संविधान का जप कर रहे हैं, पर ऐसे लोग भी जिनको संसद में जय संविधान नारे पर भी आपत्ति है, जय संविधान के नारे पे भी आपत्ति है, ऐसे लोग भी सदन में हैं, ऐसी पार्टी भी सदन में है। इसीलिए आपको इसीलिए ये संविधान की रक्षा का मसला अभी भी कायम है। भारत की जनता ने इसकी असली मंशा, सोच और इरादों को देख परख लिया है। इसीलिए संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा। संविधान माथे पर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके मूल्यों पर आपको चल कर दिखाना होगा और तभी ये कुछ आपको कर सकते हैं। सर, सभापति जी, बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं, परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है। पार्लियामेंट में हमें अपनी बातें रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि इनकी सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष न हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता था। और आज और डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी से बात करने वाले एक कानूनन संविधान में प्रोविजन है, जैसा कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, लेकिन आपने 5 साल तक वो पोस्ट को खाली रखा। ये क्या डेमोक्रेटिक तरीका है? क्या ये संविधान के तहत आप चल रहे हो? और कहते तो बाहर ये है कि संविधान के तहत हम सब कुछ काम करते हैं, लेकिन आप काम जब देखते हैं आप उसके उल्टा और विपरीत करते रहते हैं। इसी राज्यसभा में चेयरमैन साहब, इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। हाँ, लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर
आज कितने लोग भारी है, आज एक अकेले पर कितने लोग भारी है पार्लियामेंट में और यहाँ पर। तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं, ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी सर। मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड प्लीज प्लीज, माननीय सदस्यगण, एक सेकंड प्लीज 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 बैठिए। प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर टेक योर सीट। प्रतिपक्ष के नेताजी सर सुनिए। देश के जयराम रमेश, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू टेल यू? नो प्लीज नो। Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. अब आप देखिए, एक माननीय सदस्य कहता है चेयरमैन को, ये कोई तरीका है? कल्पना कर सकते हो, एलओपी नंबर 1, लीडर ऑफ द अपोजिशन, a very senior politician, yielded to see what the chairman has to say, and his members are up on the seat. कहाँ जा रहे हैं? Please take your seat, honorable members. मैंने शक्ति सिंह, I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said. You don't allow chairman to say? What kind of anarchy you are engaged in? Honorable members, I had the privilege, I had the distinguished honor, at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there, I saw the location, I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situation, location. How advantageous it is, how well it has been done, and for the first time, in a methodical manner, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore, this has been done. Criticism, for the sake of criticism, can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir. Please. You are sitting on your seat and still speaking, Shakti Singh. Perhaps
You need some kind of learning from your senior leaders. नहीं आप साहब Don't disturb the LOP when again. May I request the LOP to control his people first? Please go ahead. sir, they are under your control. Under my control, I'll do it. Outside they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. हाँ, I am grateful. और ये पहली बार हो रहा है बहुत अच्छा कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हो. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द दे रहा है. प्रधानमंत्री जी ने सर वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे दारा क्या सरदार जी हुकुम सिंह जी. हाँ? सरदार हाँ, हुकुम सिंह जी. हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2000-3000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. जी, आप तब भी घेराव करते थे. नहीं सुनिए, तब हमको 8 दिन की सजा हो गई. अभी वहां उस वक्त इन्होंने नहीं थे उस वक्त, तो 8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी. सर ऐसे ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे. आपने किया था लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए. और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं. एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले. अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने. मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए. पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए. तो ये साहब मैं आपसे अपील करता हूं. अरे बैठो भाई, चुप बैठो. चुप बैठो. क्या भाई ये दही दूध LOP is on his legs. नहीं है भाई. Keep calm. Keep calm. सर तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए. उससे कोई नुकसान नहीं होना. ये मैं आपसे अपील बार बार अपील करूंगा. और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो. अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ SC ST दलित वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा. तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो आप वहां पर रखिए. और सर मैं छोटा सा किरण जी 1 सेकंड. सर नहीं, ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए एक कमेटी होती है. और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं. और किस जगह पे बिठाना, कैसे बिठाना, वो मीटिंग करने के बाद होता है. ये मीटिंग नहीं, कुछ नहीं. ये अथॉरिटियन रूल के जैसा कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ. ऑनरेबल लीडर ऑफ द प्रेस. सर देखिए, वन सेकंड प्लीज 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 प्लीज. Your entire tribe gets up. I want everyone to take seat. देखिए और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें 1 सेकंड, there is no backdoor entry in parliament. If you look at the building of parliament, it has been so designed
There is no backdoor entry. हाँ, ठीक है। देखिए इसीलिए देखिए रिजू साहब जो बोले, हाँ, yes. मैं उनसे Let him- विनती करता हूं कि Tiruchi रिजू जी, leader of the opposition, आप let us hear him जो calmly, स्टैच्यू composed. बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं, नहीं, और बाबा साहब अंबेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाता है। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि उनको एक कमेटी के बारे में मालूम नहीं है। आप पढ़ के देखकर कौन से मेंबर्स हैं उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर, ये तो मैं आपसे बार बार विनती करूंगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस नॉट स्लोगन्स। पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। और क्या है, उन्होंने कैसे स्लोगन दिए? अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार। और ये स्लोगन दिए, 400 पार, वही तुम तो डूब गए अब तो उसमें। चलो तो ये स्लोगन है, और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है। सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को मीठी मीठी बातें करके भ्रमित करना, ये काम वो कर रहे हैं। इससे नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब ये इतना बोलने वाले व्यक्ति गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है, किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए। आप तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है, ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गई। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी,
घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है। अभी बड़े मुश्किल से आए तो अरे बैठो। मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि बीजेपी सरकार जनता को जरूरी मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करता है। हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी जी भैंस खोलने की बात करते हैं। हम बीजेपी द्वारा देश को बांटे जाने की सोच पर बात करते हैं तो मोदी जी औरंगजेब और मुगल की याद करते हैं। हम बेरोजगारी, पेपर लीक की बात रखते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरा की याद करते हैं। हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेशों में महंगाई की बात करने लगती है देश का छोड़ के। विपक्ष जनता की बात करता है तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाने पर लगते हैं। और वो ये बात करते करते यहाँ तक पहुंचे, अपना काम करना ही वो भूल गए, सिर्फ अपने मन की बात बोलने में ही वो लग गए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आज के मुद्दों का जवाब दो। इतिहास में जो हुआ उस पर जनता फैसला लेने में सक्षम है, उन पर छोड़ दीजिए। आप ये बात बार बार मत करो, घमंडी बात मत करो और लोगों को उचकाने की बात मत करो। अगर करेंगे फिर ऐसा ही आपकी हालत होते जाएगी, बिगड़ते जाएगी। सर, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्यारा 26 में कहा है, क्या कहा राष्ट्रपति जी ने? आज की संचार क्रांति के युग में विघटनकारी ताकतें लोकतंत्र को कमजोर करने और समाज में दरारें डालने की साजिशें रच रही है। इनके द्वारा अफवाहें फैलाने का, जनता को भ्रम डालने का, मिस इन्फॉर्मेशन सहारा लिया जा रहा है। तब उनका कहना बिल्कुल सही है। अपने राजनीतिक जीवन में कई चुनाव लड़े, लेकिन पहली बार देखा कि इस चुनाव में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बयान दिए, पूरे देश की गरिमा को भारी चोट उनके वजह से पहुंची। प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र कमजोर करने, समाज को बांटने, मिस इन्फॉर्मेशन की लाख कोशिश की, पर इसमें वो असफल रहे। बात बात में असत्य बोलना, तोड़ मरोड़ कर बातें रखना, धर्म, राजनीति, राज और भाषा को नाम पर लोगों को बांटना, ये काम प्रधानमंत्री के स्तर पर पहली बार हुआ है। कोई प्रधानमंत्री ऐसी बात पहले किया नहीं। पूरे विश्व में हमारी साख पर इसका बुरा असर हुआ। मोदी जी तो आप लोग उनको विश्व गुरु बनाया। हाँ? अच्छा, नहीं, विश्व गुरु नहीं बोलता मैं, जो बोले वो लोग बोलता हूँ। विश्व गुरु की बातें करते थे, लेकिन उनकी सच्चाई दुनिया के बड़े अखबारों की इन चंद हेडलाइन से पता चलता है। वो क्या विश्व गुरु थे? क्या थे वो? अच्छा सर, आप जैसा व्यक्तित्व है, इस प्रकार छोड़िए सर, छोड़िए। नहीं ऐसा नहीं। फ्रांस, आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिग्रेटेड। फ्रांस, आई एम रियली हैप्पी। 24 को अगली स्पीच बट नॉट ए सरप्राइज, ये फ्रांस के अखबारों ने उनको कहा। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा, मोदी एक्यूज्ड ऑफ द हेट स्पीच टुवर्ड इंडियाज मुस्लिम्स इन इलेक्शन रैली। थर्ड, CNN ने कहा, मोदी जी's Muslim remarks spark hate speech accusation as India's mammoth election deepens divide. अल अज़हर ने ये कहा, इन्फिल्ट्रेटर्स
Modi accused of anti-Muslim hate speech and India election. Then Guardian ने कहा Narendra Modi accused of stirring tensions as voting in India continues. हाल में कुछ अखबारों में तो यहाँ तक आया कि भारत ने नफरत फैलाने वाले भाषणों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर प्रार्थना स्थलों को ध्वंस करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। यानी ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे, दुनिया के लोग विश्वगुरु को बोल रहे, अरे तेरे को तो हमने विश्वगुरु माना, लेकिन ये क्या है? तो इसलिए सर, आप बढ़ा चढ़ा के किसी व्यक्ति को अगर करेंगे तो उसका असर इतना बुरा होता, देश पे भी उसका असर दिखता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने जो ये बातें रखी चुनाव में, ये बहुत ही नफरत की बातें थी, और उसीलिए तो मैं आपके सामने ये उदाहरण रख रहा हूं। चुनाव में जो कुछ कहा गया उसे लोगों ने ये समझा कि 10 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति के पास सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए उन्माद फैलाने वाली बातें कही जा रही है और वो कह रहे हैं। सभापति जी, कुर्सी कायम रहती है, कुर्सी कायम रहती है, सत्ता आती है और जाती है, पर सत्ता के लालच में देश को बांटने, जनता को गुमराह करने और बात बात पर झूठ बोलने की बात नहीं होनी चाहिए, और ये मोदी साहब कर रहे हैं। सर, मेरे पास चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जितने भाषण किए हैं, कैसे कैसे ये है, मैं उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास 200 तक उनके स्पीचेस कहाँ कैसा बोले क्या बोले है, पर आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता। सर, और एक मोदी जी के 3 बयान मैं कोट करना चाहूँगा। अनुरोध है कि आप उन्हें प्रोसीडिंग में बनाए रखेंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके नहीं, अध्यक्ष जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिन 3 बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं सर, एक प्लीज, कैन यू प्लीज कीप साइलेंस? आई एम हैविंग डायलॉग विद द लीडर ऑफ द अपोजिशन। सर, मेरा ये कहना है कि जो मेरे से आप अनुरोध कर रहे हैं कि उन 3 भाषणों के अंश को प्रोसीडिंग्स में रखा जाए, आप जारी रखिए। भाषण कब दिया, कहाँ दिया, और उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए पार्ट को, बस प्लीज गो अहेड, कोई इशू नहीं है। और ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग कोर्स, नो, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ। Please, no, nothing will go on record. ये क्या कर रहे हैं? शक्ति सिंह, I find after, sir, take your seat. शक्ति सिंह, सारा झूठ बोलते हैं, उसको नहीं और मेरे नेता को ऑथेंटिकेशन। Nothing will go. One second, honorable members, what a shame for us that a member of this house is so gesticulating. The leadership must control him. He needs to show decorum. His leader is on legs. His leader has full command. He can protect himself. Why? Again, control. खड़गे जी, कम से कम उनको कंट्रोल कीजिए, हाँ, खड़गे जी। देखो, मैंने उसीलिए आप हमेशा ऑथेंटिकेट करने के लिए कहते हो, इसीलिए ये पूरे कटिंग्स में लाया हूँ। कटिंग नहीं, अगर आपको है कटिंग नहीं, ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, कांग्रेस की राम मंदिर पर बुलडोजर की तैयारी। नहीं, सुनो, अरे फिर आपको ऑथेंटिकेट करना बोले ना, ये पूरे है। एक सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, वन सेकंड, खड़गे जी, वन सेकंड। अरे साहब, बैठना उठना मेरे को तकलीफ है। सो दैट यू कैन टेक
Honorable members, it is not without purpose that in this House I had firmly indicated that this is not a place for free fall of information. Every member of the House has full authority to express anything. Every member has a right of freedom which is constitutionally protected. But that freedom comes with a rider. Whatever the member says, that has to be authenticated. A newspaper reporting is not authentication. No. Primary material. Suppose something is reported about. One second. Mr. Chidambaram, you are yet to respond. The matter is under my consideration. One second. Let Mr. Chidambaram have a say for a moment. Because his matter is pending with me. He has failed to authenticate a very important issue. How else does a member authenticate the Prime Minister's speech made in some part of the country? How else does he authenticate? Yes, I'll tell you. How else? Please tell us. No, how else does he authenticate? I'll tell you. Mr. Chidambaram is a distinguished senior advocate. I have been one myself. Let me tell you, you came to my chamber, you are forcing me now. You came to my chamber when a communication was sent to you because you took a snipe shot at the Prime Minister, putting a video clip. I directed you to authenticate it. You came to me, how do I authenticate? I said, you are a lawyer, distinguished lawyer, get assistance of another lawyer. The law is very clear. It is a primary material. No. One is your by side. Khadge ji, I would urge you, taking note of your stature. Please, nothing will go on record, Chidambaram ji. No. How else does a citizen of this country? Chidambaram ji, you every time rise only to make a point so that you can hit the headlines. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, Mr. Chidambaram, no. You must conduct yourself consistent with your stature. No. I have already ruled in this House. My ruling stands that any member who makes any factual assertion has to authenticate it in the manner already indicated. Look behind. The front row must look behind what their members are gesticulating. Shame on us. No, This conduct is ignoble. ऑथेंटिकेशन करने का बहुत से तरीके आप ऐसा नहीं, कीजिए सर, आप अपनी बात कहिए और फिर चेंबर में अपनी बात करेंगे. I don't want to see that your address is so interrupted even from your own मेरे side. को कोई चेंबर में काम नहीं आपसे, उनका दिखता ना आपके लिए. चिदम्बर साहब के लिए बोले. चिदम्बरम साहब अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं. एक साल से उस बात को पेंडिंग रखा है मैंने. No, sir, you are yet to do it. देखिए वो बात मैं जो रख रहा हूँ, इसके आधार पर आप बहुत से पेपर को भी जरा अच्छे समझते हैं. कौन सा पेपर? वो तो चौकम्बर, ऑल पेपर्स, न्यूज पेपर्स. No. नो. I'm so sorry. टीवी, न्यूज पेपर, anything can appear in a paper. जो वीडियो, No. ये इसको सब समझते हैं ना. I'm so ठीक sorry. है. I'm so sorry. देखिए और From क्या this कहा, chair, I cannot allow this lawlessness. एक कांग्रेस के Anything will लोग appear in chair about anyone? Do संपत्ति we take it as इकट्ठी authenticated? करके No. किसको बांटेंगे? किसने कहा? मोदी जी ने कहा. You will have to authenticate. जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे. क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? माताओं बहनों. सर आगे कहेंगे. ये साहब, ये तो उनके शब्द है. जिस शब्दों को इतना पूजा करते हैं तो वही शब्द मैं बोल रहा हूँ. सर, कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा. माताओं और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और बांट देंगे.
सर, दूसरा, इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माता बहनों की संपत्ति छीनने पर है। ऐसा खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर भी इनकी नजर है। ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। और ऑथेंटिकेट क्या हो। और आगे आपने और भी कहे, अरे बहुत से मेरे पास उदाहरण, आप उठ भी नहीं सकते। अरे आपको उनको तो रोकिए। चलो मैं इधर करता हूं। पीछे तो देखिए सर, अगर पीछे देखिए पहले। देखो, और एक बात, उन्होंने इंसल्ट किया, वोटर को इंसल्ट किया, कांग्रेस को इंसल्ट किया, आरजेडी को किया, एसपी को किया, हर पार्टी जो गठबंधन के लोग थे, इवन टीएमसी के बारे में भी उन्होंने क्या कहा, इसमें मैं बताता हूं। तो अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है, Nothing will go on record. Nothing will go on record. No. House is not in order. House is not in order. Nothing will go on record. No, it will not go on record. No, I can't. It will not go on record. पहले उनको तो बैठाइए। अरे पहले उनको तो बैठाइए। Please, I urge every member to take his or her seat. Sir, देखिए आपको सुनना ही नहीं चाहते, तो आपके लोग आपको नहीं सुनना चाहते। नहीं, सुनिए सर, आखिरी में क्या बोले, अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करे। This will not go on record. No, this will not go on record. ये भाषा This will not. This is derogatory. This is defamatory. ये भाषा प्रधानमंत्री की है, of a mature leader. प्रधानमंत्री की भाषा है, मैं बोल। नहीं करते। This will not go on record. This will not go on record. खड़गे जी, खड़गे जी, खड़गे जी, sit down. Shakti Singh, you are forcing me. खड़गे जी, खड़गे जी, मेरा एक सेकेंड, प्लीज 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 प्लीज, यू आर चीफ विप। नहीं, नीरज शेखर, it is not a wise step to follow Shakti Singh.
Shakti Singh is on a wrong path. No one can approve what he is doing. If you look at the video, that will show him as if, what a shameful scenery. Sir, I urge you, Khadge ji, I urge you, your address, one second. Sir, नहीं sir, you are addressing me, that's good, because that is the only way. पर मेरा अनुरोध है आपसे, नहीं, कृपा करके I take strong exception to this kind of statement by Pramod Tiwari. What does he mean by mic बंद कर दिया? नहीं, मैम, ये बंद करना है क्या? यदि यही ऑप्टिक्स करनी है तो करते रहिए, बंद कहाँ करना है? ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है. What is this? We can't understand simple technology. खड़गे जी, सुनिए मेरी बात है. खड़गे जी, इस माइक को बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है. एक बार मेरी बात आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर बाकी क्या सुनेंगे? मेरा ये कहना है, इस प्रकार की भ्रांति जो फैलाते हैं ना और पार्लियामेंट को कलंकित करते हैं, टेंटिंग, टार्निशिंग, डिमिनिंग आवर इंस्टीट्यूशंस. यहाँ माइक बंद होता है क्या? कितना बोलने दे जा रहा है? डू वी सेंड अ सिग्नल हियर कि माइक बंद हो रहा है? मैम, मिस्टर खड़गे, you know it is mechanically controlled. I think मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रथम पंक्ति में बदलाव के बाद कुछ सदस्यों का आचरण अति उत्साही हो रहा है, और इतना उत्साही हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है. बदलाव मैं देख रहा हूं ना, मैं देख रहा हूं. खड़गे जी, क्या आप मानते हैं कि माइक बंद होता है यहाँ? बैठ. चलिए, प्लीज. खड़गे जी, अनुरोध है, आप शालीनता. थैंक यू, धन्यवाद. जब मैं बोलता हूं ना, तो माइक किसी का चालू नहीं रहता. ये क्लियर है, ये कंसेप्ट है. मेरे से ज्यादा आप जानते हैं. आपका 54 साल का अनुभव है. आप प्रतिपक्ष के नेता प्रांत में रहे हैं, लोकसभा में रहे, यहाँ रहे हैं. आप जानते हैं इस बात को. आपसे औरों को सीखने की आवश्यकता है. अब मेरा आपसे अनुरोध है, शक्ति सिंह, व्हाट इज प्रॉब्लम ऑफ शक्ति सिंह? कैन समवन फाइंड आउट, और डू वी नीड मेडिकल एडवाइस फॉर हिम? He has no respect for anyone. You are insulting your LOP so seriously. You are taking LOP to be not competent enough to take care of his position. Why insult the LOP? एक मिनट. He can do it on his own. सर, 3 of you rise to save him. अगर he has to save all of you. ये जो Please keep that. अच्छा सर, एक अनुरोध. आप सुनना, मेरे को गुट बैठक बना रहे हैं. आप ऐसा कीजिए खड़गे जी, शालीनता की सीमा रखिए. आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है, शालीनता रखिए. Come on, Mr. Khadge will take the floor now. Leader of the opposition. Honorable Leader of the opposition, please address the House. बैठिए. And I am sure they will observe silence. सर, प्लीज जो एड्रेस कोट किया, ये सब लोग सुने हैं, सभी ने, सबको मालूम है. तो हम देखिए, मैं कोई असत्य बात यहाँ नहीं रख रहा. जो प्रधानमंत्री इस देश के नेता हैं, और उन्होंने जो अपने मुंह से क्या बोलते हैं, मोती, हाँ, वो जो आए, वो मैं यहाँ पर उनकी अमृतवाणी यहाँ पर मैंने रखी. अगर आपको ये सच नहीं लगता तो थोड़ा मैं भेज दूंगा.
फिर समाधान से आप पढ़िए, मेरे को भी फिर उसके बाद कहिए। पूरा पढ़ूंगा सर, अक्षर। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले, फिर आप देखो साहब मेरा क्या है, आप रोक रहे हैं, मेरा फ्लो टूट रहा है, वो लोग होना बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप भी मेरे को साथ नहीं दे रहे, मैं क्या करूं। सर, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। झूठ बोलने वाले लेकिन निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक सच के बाद और सच की जरूरत नहीं होती। एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। तो ये मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी वाणी है। उस वाणी को मैंने यहाँ दोहराया। अगर आपको दुख हुआ या उनको दुख हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैंने सच बात रखी, इसीलिए सच को डिफेंड करने के लिए, और कुछ नहीं होता, सच है। और झूठ को ऐसा क्यों लगा कि मुझे दुख होगा बोलना पड़ता। सभापति जी, बहुत से ऐसे बयान चुनाव में आए। राष्ट्रपति जी ने ऐसी बातों पर चिंता प्रकट नहीं की। चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। ये सब मैं पढ़ा, कैसा है वो, क्या सेक्युलर वर्ड्स है, क्या है, क्या कास्ट बेसिस, रिलीजियस बेसिस और भाषा बेस कैसे पे है, आप देख लीजिए। मैं आपके सामने ये रखा हूं और देश की जनता भी ये बात सुन रही होगी। सर, पीएम ने 421 बार मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की। समाज बांटने की 224 बार मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी जैसी बातें की। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़ दिया। हमारा मैनिफेस्टो धर्म विशेष से जोड़ दिया। 75 सालों में विभिन्न दलों से जुड़े प्रधानमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया, पर ऐसा कभी देखा नहीं। 77 दिनों के चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें दी, जिसमें 14 शिकायतें प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थी। कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं हुई और ये मैंने गिनकर बोल रहा हूं और ये सत्य है, आपको मालूम। और चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता से जनता का भरोसा कायम रहेगा। लेकिन ये चीजें जो हुई है, जो कहा है, जो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, हमने उसके लिए जो अपना कंप्लेंट किया, कोई उसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं। सर, चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए। ठीक चुनाव के पहले हमें करोड़ों के इनकम टैक्स के नोटिस हमारे पास आए। आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड चुनाव बोलते हैं, और जब चुनाव आता है तो अपोजिशन पार्टी के अकाउंट्स बंद कर देते हैं। ये चुनाव है, ये डेमोक्रेसी है, ये सत्य है। आपने हर तरीके से लोगों को तंग करने की, हरास करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे नहीं। तुमको करारा जवाब देकर आज शर्मिंदा किया है। लेकिन और एक बात मैं बोलता हूं, सर, जहां हमारे खाते फ्रीज हुए तो वहीं सत्ताधारी दल के चंदा दो धंधा लो, चंदा दो, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रिक बॉन्ड दो, लो, और कॉन्ट्रैक्ट, बिल, सभी वो क्या है बोलते, उस वक्त
वो गिन गिन के बुला बुला के डरा डरा के उनको अपने इलेक्टोरल बॉन्ड भर्ती कर ली। ये योजना है, इलीगल है, इलीगल तरीके से हजारों करोड़ रुपए कमाए अपने पार्टी के लिए, और ये सब कुछ उन्होंने किया। और दूसरे तरफ डेमोक्रेसी की बात करते, संविधान की बात करते, लोगों के हित की बात करते, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सही है, आप निर्णय ले सकते हैं। अब तो कम से कम सर, आप ये इलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा बदलाव मैं आपसे चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं आपने देखी 3 साल 3.5 साल तक, इसके बाद तो कम से कम सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मेरे से उम्मीद है सच्चाई के साथ आप जरूर देंगे, मैं तो ऐसा सच्चाई मैं के साथ ही हूँ चाहता सदा। हूँ। सर, ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का भी दुरुपयोग कंपनियों से पैसे वसूल में किया गया। अब सर, खड़गे जी, इन संस्थाओं के केवल खड़गे जी, विपक्षी खड़गे जी, नेताओं और सच खड़गे जी, लिखने खड़गे जी, बोलने वालों खड़गे जी, को एक सेकंड टारगेट करा। लीडर ऑफ द हाउस, ये संविधान खड़गे का जी, अपमान नहीं लीडर और ऑफ- क्या है? खड़गे जी, लीडर ऑफ द हाउस, नो नो, लीडर ऑफ द हाउस, इफ यू ये देखो साहब, मैं अब बात कर रहा हूँ, ये क्या है? अभी मैं आई नेवर यील्डेड। खड़गे जी, देखिए, एक जनता द्वारा प्लीज चुनी गई सरकारें गिराने खड़गे जी और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान है। इंडिया गठबंधन, my suggestion is for your consideration. My suggestion for your consideration. हाँ, My suggestion for your consideration. My suggestion for your kind consideration. The House is hearing you. If leader of the House wants to make an intervention, practice is normally it is allowed. I leave it to your discretion. For example, if there will be a debate from that side and you will rise, if you will say, I have been giving you the... Mr. Shakti Singh Gohil, सर, मैं you are insulting LOP every time. You are insulting your LOP to an extreme degree, painful degree. हो गया सर। शक्ति देखिए, सिंह, मेरा एक तो I will name you next time if you ये rise. देखिए, I will name you. 2-4 दिन उनके I don't want to do पूरे it. जो भी ये थे डॉक्यूमेंट्स थे, सभी थे, मैं ला के यहाँ पर आपके सामने पेश करूँ। काइंडली अलाउ मी, नहीं तो मेरा फ्लो टूट जाएगा और वो चिल्लाते रहेंगे, आप उनको परमिशन देंगे। एक बात कहना चाहते हैं, कहने दीजिए। ठीक है सर, मैं सर, किसी का अपमान करने के लिए इस सदन में देखिए। नहीं आया। अगर खड़गे जी, ये उचकाने की बात करते हैं खड़गे जी, तो मैं उसको मानूंगा। खड़गे जी, अगर ऐसी बात आई है, एक सेकंड सर, जनता द्वारा चुनी गई सरकारें गिराने और विधायकों को खरीदने तोड़ने का काम किया, ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या? आपने कितने सरकारें तोड़ी जहां हमारी मेजॉरिटी थी? कर्नाटक तोड़ा, महाराष्ट्र तोड़ा, गोवा तोड़ा, मणिपुर तोड़ा, हर जगह तोड़ फोड़ की सरकार। और बाद में यहां तक सर, इंडिया गठबंधन को 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाला। हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दी और कहा कि प्राइमा फेशिया सबूतों को देखते हुए हेमंत सोरेन की कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है, और ये उनको कहा। और अगर कोई छुट के आता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर छुट के आए, फिर उसको दूसरे केस में फंसाए, क्योंकि कोई अगर आपके बात को नहीं मानता और कोई तरीके हैं कि आपको उनको
एक्शन लेने के तरीके आपके पास बहुत रहते हैं। सताने के लिए या आउट ऑफ जलस, अरे ये पार्टी आगे आएगी, दूसरी पार्टी आएगी, हम तो कमजोर हो रहे दिन पे दिन, डालो इसको अंदर, हेमंत को डालो, फलानी को डालो। ये काम जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी। सर, दूसरी बात, 10 साल के गठबंधन सरकार को गाली देते थे, मोदी साहब बोलते थे खिचड़ी सरकार है, और ये कहते थे कि मिलीजुली सरकारों के कारण दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, देश ने 30 साल गंवा दिए। ये कहते थे मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। अल्पमत में लाकर देश की जनता ने उनको गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर किया। क्यों ऐसी बातें करते हो, घमंडी बातें क्यों करते हो? अरे आज तो तुम एनडीए की सरकार अब बोल रहे, नहीं तो बीजेपी भी नहीं बोलते थे ये मोदी की सरकार, ये मोदी चलाएगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, अरे अब एनडीए सर, यहां तक भी उन्होंने कहा, पीएम ने पूरा चुनाव इंडिया गठबंधन को गाली देते हुए लड़ा, सही नाम लेने में भी नफरत दिखाई। अब आपकी गठबंधन की सरकार बनी है तो बताइए आपको हम क्या बोलना चाहिए? सर, प्रधानमंत्री जी ने ढेरों चुनावी सभाओं में कहा कि पिछले 10 साल तो बस ट्रेलर था, अभी असली पिक्चर बाकी है। अभी प्रधानमंत्री जी की पिक्चर कैसी होने वाली है इसका पिछले 1 महीने से अंदाजा लगा है। नीट पेज पेपर लीक, यूजीसी नीट पेपर लीक, नीट अंडर ग्रेजुएशन रद्द, CSIR नेट रद्द, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले, राम मंदिर लीक, 3 दिन में 3 हवाई अड्डों की छत टूटी, बिहार में 15 दिन में 5 पुल टूटे, टोल टैक्स बढ़ा, रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई और उसके ताजा मामलों में नीट, यूजी और यूजीसी नेट में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। फिर उसके बाद कहीं पेपर भी रद्द हुए। इस वजह से 30 लाख बच्चों का भविष्य तबाह और तंग हो चुका है, उसके माँ बाप परेशान है और ऐसा ही अगर होते रहा कोई बच्चा आगे पढ़ेगा भी नहीं। और देश में इस 7 सालों में कुल 70 बार पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है। ये पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज पेपर हुआ, कल रद्द हो गया, तो कितने बार पढ़ना, कितने बार लिखना, कैसा? आप बताइए, इसको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आता। अब जब हम उठाते हैं सवाल तब ये कहते हैं कि ये विरोधी पार्टियों को सिर्फ हंगामा करना है, सत्ता वहां बैठे यहाँ, ये कहते हैं। अरे भाई दुरुस्त करो, आपको कौन रोका है? आप तो हर चीज को क्लेम करते हो, लेकिन पेपर लीक का जो बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ है वो नहीं कर सकते। 5 मई को पटना और गोधरा से पेपर लीक की खबरें आई, सरकार छुपाती रही। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक मानने से इनकार कर दिया, एनटीए को क्लीन चिट दी, पुलिस जांच में आरोपी पकड़े गए, फजीयत हुई तो सरकार ने कबूल किया। बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों से पेपर लीक के तार जुड़े हुए थे। हरियाणा में जिस स्कूल में नंबरों में गोलमाल हुआ है
वो बीजेपी के एक नेता से जुड़ा है। यूपी में एनडीए के एक नेता का नाम आ रहा है जो कहीं पेपर लीक मामलों में फंसा हुआ है। कोटा में हजारों नीट के कोचिंग सेंटर है। ये किसी के प्रेशर में तो ये चर्चा नहीं हो रही है कि क्योंकि वहाँ बहुत से लोग प्रेशर डालने वाले हैं। कोटा में बहुत से सेंटर से बच्चे जो पढ़ते हैं और प्राइवेट वालों के हैं, और ये गड़बड़ी मालूम नहीं होना, तो इसीलिए इसका चर्चा नहीं होने दे रहे। मुझे मालूम नहीं ये इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लोग हैं। आप जरा जांच कीजिए साहब अपने ओर से। आप तो चर्चा कर रहे हैं सर। हाँ, आप चर्चा कर रहे हैं, बखूबी चर्चा कर रहे हैं, नहीं, पूरे तरीके से कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं चर्चा नहीं हो रही है। मतलब इससे ज्यादा चर्चा नहीं क्या होगी? साहब, नहीं कंट्राडिक्शन है आप साहब। चर्चा यानी ऑथेंटिक जो बोलते ना, आपने ऑथेंटिक चर्चा आप करने नहीं दिए, तो इसीलिए आपकी जानकारी ऑथेंटिक नहीं है सर। शिक्षा मंत्री ने 20 जून 2024 को मीडिया में कहा कानून नोटिफाई हो चुका है, जबकि नोटिफाई 21 जून को हुआ। उसके 2 दिन बाद नियम बने। सिर्फ कवर अप का काम चल रहा है। पिछले अनेक सालों में ऐसे मामले सामने आए, सरकार कुछ कदम उठाती तो ये मामले रुकते। इसीलिए हमारी मांग है कि पेपर लीक और एनटीए ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी शिक्षा की तंत्र पारदर्शिता होना चाहिए। ये अगर सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में अगर हुआ तो आगे के लिए भी अच्छा होगा। चाहे सरकार कौन सी भी हो, जब तक इसको रूल्स आप नहीं बनाएंगे, जब तक बच्चों के लिए उनकी सुरक्षा नहीं देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा अन्याय उन पे होगा। एक सेकंड खड़गे जी, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का काम करने दीजिए, ये मेरी राय है। वही करने दीजिए। ये देखिए, हमारी तो गुजारिश रहेगी कि जो 3 स्तंभ हैं वो अपना अपना काम ही करें, एक दूसरे का काम नहीं करें। सर मेरी बात से सहमत है ना? हर संस्था को अपना काम करना चाहिए। देखो भाई, संस्था अपने दायरे से बाहर अगर- जाती है, प्रजातंत्र खतरे में पड़ता है। सर यह सुझाव क्रांतिकारी है, इस पर ज्यादा विवेचन होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, लेकिन ये मेरी विचार है, ये मेरा कहना है। पर आप बहुत अगर सीनियर हैं। आपका कहना अलग है, आप स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूँ, इसीलिए तो देश में आज़ादी मिली, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, मेरी बात- हर एक को बात करने की आज़ादी है। आपको भी है, मुझे भी है। मेरी बात का थोड़ा गौर कीजिए आज सोने से पहले। ओके सर, हमारे गणतंत्र के संस्थापकों के शिक्षा को समृद्धि की राह का सबसे शक्तिशाली उपकरण माना था। आजादी मिली तो 2 साल में खड़गपुर में पहला आईआईटी बना। यूपीए सरकार ने आईआईटी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों के लिए 27% सीटें आरक्षित की। मौलाना आजाद फेलोशिप हमने शुरू की। कमजोर तबकों के छात्रों को इन संस्थानों में जाने का मौका मिला। इन सब का नतीजा था कि आज दुनिया भर में भारत के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट को सम्मान और नौकरी मिलती है और उनकी डिग्री की इज्जत होती है। इसीलिए मुझे मेरे कहना है कि अगर डिग्री को इज्जत होना है तो ऐसी चीज़ें घपले घोटाले इसको बंद करना चाहिए। मौजूदा हालात नहीं सुधरी तो पूरी दुनिया में हमारी शिक्षा प्रणाली की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। हर डिग्री पर संदेह होगा और हर डिग्री को लोग संशय के दृष्टि से देखेंगे। तो इसलिए इस जो 10 साल में आपने शिक्षण प्रथा भी शुरू की है, आपने बोले तो सर आप मत समझिए, सरकार को बोल रहे सर। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी
आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, दिस पार्ट खुद मंत्री जी खड़गे जी, दिस पार्ट विल उस नॉट गो विचारधारा से आते हैं। खड़गे जी, दिस पार्ट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। मैं कहूंगा खड़गे जी, पीएम को इसकी माननीय जिम्मेदारी खड़गे जी, लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपंज भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सपंज कर रहा हूँ इस पार्ट को और क्यों कर रहा हूँ, एक्सपेंड करते? क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। मैं बता आप रहा हूँ। अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे, नहीं आप देखिए, सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं, किन जाति के लोग हैं, और प्रोफेसर किन जाति के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। कोई गरीब है उसमें, स्थान कोई ग्रहण दलित कीजिए, है उसमें, स्थान ग्रहण कोई कीजिए, पिछड़ा है उसमें, आप देखिए। स्थान ग्रहण कीजिए। ये बात मैं कर रहा हूँ। आवेश में मेरे इस बात को अगर आप ठुकराते तो मेरा कोई आपका ये नहीं। क्या किसी संस्था का सदस्य होना अपराध है? क्या आप यही कर रहे हैं? आप कब्जे जैसे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अलाउ कर सकता हूं? आप कह रहे हैं एक संस्था ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल गलत है। मान लो कोई व्यक्ति आरएसएस का सदस्य है, तो क्या ये अपने आप में अपराध है? किस बात का क्रिमिनल है? एक संस्था है, राष्ट्र का कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है, देश और दुनिया में प्रमाणित लोग हैं, देश के लिए योगदान दे रहे हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आज के दिन उनमें योग्यता देख सकते हैं आप। दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। ये विचारधारा जो है देश के लिए, उनकी विचारधारा खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं ये मनुवादी है, ये मनुवादी है, इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर जगह नहीं है। ये मनुवादी है, वो स्त्रियों को शिक्षण देना नहीं चाहते, दलितों को शिक्षण नहीं देना चाहते, संस्कृत नहीं पढ़ने देते, और ऐसे लोगों को अगर यहाँ पर जगह मिली, चुन के अगर आप डाले तो ये देश में एजुकेशन सिस्टम खत्म और संविधान का उद्देश्य भी आप खत्म। खड़गे जी, एक सेकंड, ये मेरा राय, ये मेरा विचार है। आप कोई भी शिक्षा दो, मैं लेने के लिए तैयार हूं। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए। और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड, दैट इज एक्सपंज्ड। खड़गे जी, टेक द फ्लोर। No, Mr. Tiruchi Shiva, right of expression does not extend to casting aspersions, to accusations, crossing all boundaries. There is an institution serving the nation. There is format. अरे सर सुनिए, आप बोलिए। नहीं मेरे पास नहीं है। आप बोलिए। देखिए साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए और इस देश के सभी लोग जानते हैं, आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की। और यही लोग हैं, खड़गे जी, it will not go on record. You are not making your point. Khadge ji, you are engaging, unfortunately, painfully, in bashing an organization
that is working for the nation tirelessly with nationalistic mindset. I would have expected a leader of your stature to say nothing but appreciate. As senior men, don't find yourself in chains. Where appreciation is needed, you must appreciate. Yes. ग्रेट। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे आप 100 बार बोलो, आप 100 बार कहिए, मैं 100 बार यही कहूंगा कि आरएसएस और आप एक होकर इस देश को तबाह और तंग कर रहे हो। सर, अग्निवीर जैसी अनप्लान तुगलकी योजना लाकर नौजवानों का मनोबल तोड़ दिया है। इसे लेकर पूरे देश में नौजवानों का बड़ा आंदोलन हुआ, पर आपने किसी की नहीं सुनी। मेरी मांग है कि अग्निवीर योजना खत्म की जाए। आप तो जानते हैं साहब, आप राजस्थान से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यहाँ के नौजवान लोग इसी पे निर्भर है। आप तो किसान के घर से आते हैं, जिसको एक तरफ किसान को दूसरी नौकरी नहीं मिलती, एक तो खेती करना या नहीं है तो वो फौज में भर्ती होना। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे? मैं आपसे पूछता हूं साहब, उनसे नहीं पूछता, क्योंकि उनसे पूछे तो वो लोग एकदम भड़क जाएंगे, क्योंकि कभी तो 2 मिनट सुन लीजिए सर, कभी लड़े नहीं देश के लिए, मुझसे पूछा कभी है, मरे नहीं देश के तो लिए। 2 मिनट सुन लीजिए। और वो हमको आज किसान का बेटा देशभक्ति का पाठ। आज किसान का बेटा साइंटिस्ट है, अधिकारी है, उद्योगपति है, हमारे पार्लियामेंट भी है, हमारे संसद भी है, हमारे देश की वजह से। अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहा है। किसान को छोटे दानों में मत देखिए। हमारे वजह से किसान के सच्चाई कैसे बनी है, किसान के सच्चाई कैसे बनेंगे तब आप कुछ UGC हमने बनाया, मैं किसान का बेटा हूँ, एग्रीकल्चर मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटीज किसान हमने आज कहाँ पर बनाया, है, किसान कितना बड़ा ग्रीन है। रेवोल्यूशन हमने लाया, मुझसे पूछा इसलिए व्हाइट बताया। रेवोल्यूशन हमने लाया। हर एक बच्चा हमने जो संस्थाएं निकाले थे वहां पढ़े हैं या आरएसएस के लिए। जी तो हमको क्या खड़गे जी जानकारी लीजिए। जो रिजल्ट आते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, जो योग्यता में आगे रहते हैं, उनके अंदर किसान परिवार की कितनी बड़ी भागीदारी आपको अंदाजा नहीं है। सरकारी तंत्र में किसान की भागीदारी, अरे किसान कितना करिश्मा देश के लिए कर रहा है। 27% की भागीदारी हमने दी, चाहे 27% की भागीदारी हमने दी, SC ST को रिजर्वेशन हमने दिया, आदिवासियों को रिजर्वेशन हमने दिया। आपने क्या, आप सिर्फ तोड़ना, आप सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। सर, मोदी जी ने 2014 में हरियाणा में 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा किया, लेकिन आप तो 9 रैंक 9 पेंशन पर उतर गए। सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे सर, सैनिक स्कूल सरकारी क्षेत्र में बने थे, उनको निजी क्षेत्र में देते देते आरएसएस के लोगों को दिया गया। वृंदावन, यूपी, सोलन, हिमाचल, रोहतक, हरियाणा, ये सब एरिया। प्लीज एक्सपेंड, टोटली एक्सपेंड। अरे दिया साहब, उनको सौंपा गया। खड़गे जी, मैं आपकी एक सेकंड खड़गे जी, मैं आपसे एक बात पर विचार करने का आग्रह कर रहा हूँ। यस प्लीज खड़गे जी, मैं आपसे एक बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। क्या इस देश में हर व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो इस देश की विकास गंगा के अंदर भागीदार हो? क्या हर व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उस हवन में अपनी आहुति दे? आप कह क्या रहे हैं? मैं सैनिक स्कूल का छात्र हूँ,
मैं उन स्कूलों में गया हुआ हूं, मैंने देखा क्या कुछ हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शायद आप एक भी सैनिक स्कूल में नहीं गए हैं। मैं गया हूं सैनिक स्कूल में जाकर, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं। आप समाज के एक वर्ग को हर काम से दूर रखना चाहते हैं। ये मानसिकता भारत के संविधान के अंदर सही नहीं है। विचार कीजिए इस पर। एक नाम आते ही आप एकदम कहते हैं ये क्यों किया। ये देखिए साहब, नहीं ये देखिए, मेरी राय है, ये मेरी राय कायम रहेगी जब तक इस देश में जातिवाद है, छुआछूत है, तब तक ये कायम रहेगा। अगर ऐसी सब कुछ निजी क्षेत्र को सौंपते रहे तो गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों से आने वाले बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। फौज को फौज रहने दीजिए, फौज को फौज रहने दीजिए। राजनीति करने के लिए बहुत से विषय पड़े हैं इस देश में। प्लीज तो मैं आपसे टेक योर सीट। हर 15 मिनट में दलितों के खिलाफ एक बड़ा अपराध घटता है और हर दिन 6 दलित महिलाओं का बलात्कार होता है। ये महज नंबर, आपका इस तरह के, ये स्टैटिस्टिक, आपका इस तरह, ये महज नंबर नहीं है, ये असली लोग हैं जो सालों से भेदभाव झेलते आ रहे हैं। आज भी हालत सुधरे नहीं है। देश का ध्यान सिर्फ कुछ मामलों की तरफ खींचना चाहता हूं। जुलाई 2023 मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता ने आदिवासी के मुंह में पेशाब कर दिया। सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के अनूपपुर बीजेपी नेता ने बुजुर्ग आदिवासी को सरेआम चप्पलों से पीटा। 2023 गुजरात के मोरबी दलित युवक को तनख्वाह मांगने के लिए लोगों ने पीटा और मुंह से सैंडल उठाने के लिए भी मजबूर किया। 2023 में मध्य प्रदेश के दमोह दुकान में पानी पीने पर दलित युवक से मारपीट। 24 में गुजरात के गांधीनगर में शादी के दौरान के दलित युवक को पीटा गया और घोड़ी से उतारा गया। यूपी के बरेली में दलित युवक को 2 होमगार्ड ने पीटा। प्लीज मध्य प्रदेश के सागर में यौवन उत्पीड़न के आरोप के चलते पहले भाई और चाचा की पीट कर हत्या की, भाई और चाचा की, फिर दलित महिला की भी मौत हुई। 24 में यूपी के फिरोजाबाद के जेल में दलित युवक की मौत हो गई। 24 में मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित युवक को बेल्ट से पीटा गया। जून 24 गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी विधायक के बेटे पर दलित युवक के साथ मारपीट करने को आरोप में उसको कर दिया। मैंने इन घटनाओं का जिक्र करना जरूरी समझा ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सर, मैं इन घटनाओं का जिक्र इसलिए करना जरूरी समझा ताकि देश समझ पाए कि 21वीं सदी के भारत की एक सच्चाई ये भी है। सभापति जी, सामाजिक न्याय का मुद्दा लोगों के दिल का मुद्दा है, इस तरफ ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए ये बातें मैं आपके सामने रखी। लंबे समय से जाति जनगणना की मांग है, लेकिन सरकार इसको करने के लिए नहीं दे रही। लेकिन ये जाति जनगणना अगर हो गया तो हर एक को अपने अपने लोगों को उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएगी। इससे विभिन्न समुदाय की दशा का आकलन हो सकता है
चुनौतियों को काबू में लाने की रणनीति इसी से बन सकती है। इस मुद्दे पर जितना देरी होगी उतना गरीब और कमजोर तबकों के लिए, उनके हितों के लिए चोट लगेगी। सर, सभापति जी, आप किसान परिवार से आते हैं, उनकी स्थिति अच्छी आप जानते हैं। तरह किसानों की हालत आज पहले से अधिक खराब है। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किसने किया था? पर उल्टे उनकी खेती की लागत बढ़ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19, ये मेरा नहीं साहब, और एक बार पढ़ता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ 2018-19 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक किसान खेती से दिन केवल 27 रुपए कमाता है। एमएसपी, ये स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का है, मेरा नहीं। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग देश भर के किसान संगठन कर रहे हैं। आपने इस पर कमेटी बनाई है और एमएसपी गारंटी कानून बनाई है, पहल कीजिए। विपक्षी दल इस पर सरकार के साथ देने के लिए तैयार है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में एक ही महीने में लगातार 3 आतंकी हमले हुए। मणिपुर 3 मई 2023 से जल रहा है। राहुल जी मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मणिपुर से शुरू की। इंडिया गठबंधन के सांसद मणिपुर गए, इनका अनुभव संसद के सरकार सुन सकती थी, पर सरकार राजनीतिक लाभ में लगी रही। अभिभाषण में मणिपुर पर चिंता नहीं दिखाई दी, इसीलिए आपका सफाया वहां पर हो गया। हाल में आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने मणिपुर पर नसीहत दी। हमारी बात तो आप सुनते नहीं। आरएसएस वाले पहले बार सच बोल रहे हैं। उनकी तो बात सुनिए। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, किसी की जवाबदारी नहीं है। सर, परसों ही बोले ना। On one hand, you are sparing no words of condemnation. On second hand, you are saying this. Consistently है ना, consistently है ना। ये देखिए साहब, देखिए आप सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं, मोहन भागवत मैं कह ये रहा हूं, बोल रहे हैं कि मणिपुर पे इन्होंने निर्णय किया। मोहन मैं हाथ जोड़ भागवत के का हर कहता भाषण हूं, पढ़िए। मैं नहीं कहा, आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा। आप ये नहीं, मोहन भागवत जी का हर भाषण आप पढ़ लीजिए, ज्ञान ही मिलेगा। नहीं, बहुत ज्ञानवर्धक होगा। मैं ये देखिए, बहुत नफीस। मैं देखिए अपने जो उनके फाउंडर है, वहां से लेकर गोलवाल गुरुजी से लेकर सुदर्शन से लेकर जितने भी उनके लीडर हैं, सबको पढ़ता हूं मैं। और देवरस, वो इमरजेंसी में थे ना सब, देवरस, बाड़ा साहब, सबके साहब, मेरे को नाम याद है, इसलिए याद है, वो समाज को खत्म करने के लिए बैठे हैं। उनका नाम तो मेरे को हर दिमाग में बैठा हुआ। I delete these observations. This is reprehensible. As a matter of fact, this is सभापति जी के बीच एक बड़ा घोटाला खड़गे जी सामने आया है, खड़गे जी, जिसे सरकार दबाने की कोशिश। You have made, one second, you have made highly contemptuous observation. What? Violating the dignity of this house. Why? आपने कहा कि ये लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। How can, no, this is deleted. I take exception to it. साहब, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं, आरएसएस को बोल रहा हूँ। This is absolutely unacceptable. You have, सर, खड़गे जी, अरे
बैठो बैठो भी बैठो। देखो साहब जब बोलते हैं तो आप नहीं बोलना चाहिए। तो सर 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। खड़गे जी 1 सेकंड। होम मिनिस्टर ने कहा कि बाई शेयर्स बिफोर 4th June। I have to take note of time. 1 second. The House will continue during lunch recess also in the deliberations continue. आपका फ्लो नहीं तोड़ रहा हूं, देखिए आपके फ्लो के लिए लंच रिसेस रद्द कर दी गई है, पर लंच रिसेस रद्द कर दी गई है। साहब वो क्या करते हैं, कभी कभी हमारा शरीर में से दिल ही निकाल लेते हैं, कभी भेजा निकाल लेते हैं, तो इसीलिए जरा मुश्किल हो जाता है। आज के दिन आपने जो बयानी की है वो आपकी बहुत नहीं हो बढ़िया, सकती, बहुत आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती, आपकी नहीं हो सकती। सभापति जी, लिखी हुई बात पढ़ रहे हैं। बड़ा घोटाला सामने आया है जिससे सरकार ने दबाने की कोशिश की है। 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रहा है। होम मिनिस्टर ने कहा कि बाई शेयर्स बिफोर 4th June। वाह, ये मार्केटिंग करते हैं बहुत से कंपनियों का, ऐसी भाषा उन्होंने की। सर जून एग्जिट पोल आया और 3 जून को स्टॉक मार्केट के सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर 4 जून को स्टॉक मार्केट एकदम गिर गया। निवेशकों को 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार है। क्या उनको आप सबक सिखाएंगे कि इतने लोगों के पैसे गए? 4 जून को आप देखिए, क्या देखे, सब गिर गए धड़ाधड़ धड़ाधड़। सर आखिर में चंद बातें देश की लाइफलाइन भारत रेल पर भी करना चाहूंगा। हाल में कांचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना हुई, उससे पहले बालासोर दुर्घटना भी थी। हमारे रेल ऑस्ट्रेलिया के आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है और देश को एक तरफ अरे अब तुम्हारे पिताजी को रिसीव करने के लिए रेल में ही जाता था। अरे गुलबर्गा में एयरपोर्ट नहीं था तो हम खड़गे जी ये देखो 1970 में इनके पिताजी को हम सबको अंदर कर दिए थे 144, ये यंग टर्न, हम सब उस वक्त यंग थे। खड़गे जी एक महत्वपूर्ण बात करें, खड़गे जी क्या करें, किनको अंदर कर दिया था? देखिए 1970 में 71 में सुनिए चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कृष्णकांत और ये जो लोग यंग टर्न की ग्रुप थी हमारे गुलबर्गा आए थे। 144 इन्होंने तोड़ दिया, तो हम ही वहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, तो हमको भी अंदर डाले, इनको भी अंदर डाले 1-2 घंटे के लिए, फिर बाद में छोड़ दिए। तो 4 बार गुलबर्गा आना पड़ा, विमान नहीं थी, रेली थी। तो इसलिए मत बोलो भाई, तुम्हारी इज्जत करता हूं क्योंकि तुम्हारे पिताजी की वजह से। बैठो। हमारी रेल ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर रोज मुसाफिरों को ले जाती है। देश को एक तरफ हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार नागरिकों की सुरक्षा की सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। किसी दुर्घटना पर हम सवाल उठाते हैं तो इसका जवाब ये मिलता है कि पीछे आपके ज़माने में कितने दुर्घटना हुए थे, कितने ऐसी घटनाएं हो, उसकी गिनती होती है। अरे अच्छे करने की गिनती करो, पीछे क्या हो गया वही बात बार बार बोलने से देश आगे नहीं बढ़ता। अच्छा होगा कि सबसे पहले 3 लाख से अधिक वैकेंसी
रेलवे में जो खाली है वो भर्ती करो, उसमें SC ST सभी को मिलेगा। और खासकर मैं आपसे ये विनंती करूंगा कि जहां वैकेंसीज है, लाखों वैकेंसीज है, वो सरकार भर रही नहीं। वैकेंसीज की बात है ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑन वैकेंसीज गेटिंग। माननीय सभापति जी, बाद में माननीय सभापति जी, एक सेकंड। अरे प्रमोद जी, आपने बहुत डिबेट देखी है। पिछले 10 सालों में गरीब आदमी सरकार की सोच से बाहर है। सरकार चंद अमीरों के बारे में सोचती है। महंगाई ने गरीबों का बजट बिगाड़ दिया है। पेट्रोल, डीजल, LPG सिलेंडर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बढ़ते दामों से घर का बजट भी बिगड़ गया है। तो और मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे जो जरूरी चीज़ें हैं इस पर गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके बजाय सिर्फ हमको कैसा प्रत्युत्तर देना, कैसा टोकना, ये काम करते। भाई आपका काम नहीं है। हम अपोजिशन में रहते हैं तो आपकी कमियां क्या है वो दिखाते हैं। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए झूठ बोलते, कितने झूठ बोलेंगे आप। और इसीलिए तो मैं कहता हूं, ये झूठ बोलते बोलते झूठों के सरदार हो गए ये लोग। सर, 214 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का नारा था, घटेगी महंगाई, बढ़ेगी कमाई। लेकिन गांव देहात के लोगों को, गरीबों, किसानों, मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। रोजमर्रा की चीजें GST लगाकर उसे और महंगा कर दिया है। और ये करने वाले लोग, कहने वाले लोग, हमको, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, पहले काम करो, उसके बाद अपने उपलब्धियां बताकर अपना कह दीजिए। सर, गांधी जी का एक कोट मैं आपसे सामने पेश करूंगा, पढ़ूंगा। सभापति जी, गांधी जी ने कहा था, मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी महसूस करेंगे कि ये देश उनका है। इसमें उनकी आवाज का महत्व होगा, जहां ऊंच नीच का भेद नहीं होगा, तथा स्त्रियों को भी वही अधिकार मिलेगा जो पुरुषों को प्राप्त होगा। हमें मिलकर सोचना है कि राष्ट्रपिता के जो विजन रखा था, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। आखिर में कि मैं केवल निवेदन करूंगा, अपनी बात खत्म करने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत बातें हमारे लखनऊ के नेताओं ने बताया, त्रिवेदी साहब ने बताया। मनमाने कानून पारित करे, ये सब चीजें हैं, इसको ज्यादा मैं बोलने नहीं जाता। आखिरी मैं एक ही अपने बातों को कहूंगा। सर, वो नेहरू जी का कोट, आपने नेहरू जी का कोट वही हाथ में ले। सर, इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने, उनका नाम नहीं ले रहा हूं इसीलिए फिर वो उठ जाएंगे। इसी हाउस में बीजेपी के एक वक्ता ने क्या कुछ अपमानजनक बातें प्रथम प्रधानमंत्री और महान सेनानी नेहरू जी के बारे में कही, और प्रोसीडिंग में वो है। बीजेपी के लोगों ने अगर अटल जी को ही पढ़ लिया होता तो वो ऐसा जहरीला भाव नहीं दिखाते थे। 17 अगस्त 1994 को अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि नेहरू जी ने विपक्ष की मांग पर अपने सहायक यमोई मथाई को हटाने का फैसला तुरंत कर लिया था। नेहरू जी ने सदन में कहा कि जब सदन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, ये सुनिए साहब, महत्वपूर्ण हिस्सा यह महसूस करता हो कि कुछ ना कुछ किया ही जाना चाहिए, तब बहुमत के लिए ये कतई उचित नहीं है कि सदन की इच्छा को दरकिनार कर दिया जाए।
ये नहीं, नेहरू जी के निधन पर 19 मई 1964 को राज्यसभा में अटल जी ने जो भाषण दिया वो उनके दिल के निकली बातें थी और आपके जैसे जहरीली बातें नहीं थी। उन्होंने कहा था मानवता आज खिन्न है, मानवता आज खिन्न है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंख का तारा टूट गया। वे शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। मेरे नहीं वर्ड, वाजपेयी के, वाजपेयी जी के, अटल जी के, ठीक। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने की हिमायत थी। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। अटल जी का ये लंबा भाषण है, मैं संक्षिप्त में चंद बातें आपके सामने करूंगा। वो व्यक्तित्व जो जिंदा दिली विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वो भावना थी। पढ़ू साहब और एक बार पूरा। ये व्यक्तित्व जो जिंदा दिली विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वो भावना, वो सज्जनता, वो महानता शायद निकट भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी। और उनकी देशभक्ति के प्रति और उनके अटूट साहस के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये वाजपेयी के शब्द। और आपके प्रोसीडिंग अगर पढ़ेंगे तो आपको अटल जी का विचारधारा, नेहरू जी की सोच अलग थी, लेकिन आरएसएस लगातार निगेटिव चर्चा करके नेहरू जी की चरित्र हत्या का काम दशकों से करता रहा है। संघ के कई कार्यकर्ता जो संसद और सरकार में हैं, वे भी यही काम कर रहे हैं। नेहरू जी बेशक संपन्न परिवार में पैदा हुए, लेकिन आजादी की लड़ाई में वे 3259 दिन करीब 9 साल जेल में रहे। नेहरू जी 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष बने तो फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी पर उन्होंने काम शुरू की थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस पर प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन ये विजन आरएसएस को पसंद नहीं आया। दिसंबर 1947 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नेहरू जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे पास दिखाने के लिए बहुत सारे सबूत है कि आरएसएस एक निजी सेना की प्रकृति का संगठन है। वह नाजी लाइन पर आगे बढ़ रहा है और हालांकि उनके नेता खुले तौर पर कहते हैं वो एक राजनीतिक निकाय नहीं है, लेकिन उनकी नीति और कार्यक्रम राजनीतिक और अत्यधिक सांप्रदायिक और हिंसक गतिविधियों पर आधारित है। ये मैंने नहीं कहा, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखी थी वो, और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी नेहरू जी के बारे में जो बात की थी, ये भी बता दें, ये सब है। ये भी बता दें अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्रोत क्या था। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी कौन से संगठन के थे, ये भी बता दें। वो ये भी बता दें। नहीं जनसंघ के थे, लेकिन ये पूरा बताइए। अरे तुम्हारा जरा चुप। अच्छा, इनके पास आरएसएस अटल जी के काफी भाषण है। नहीं, वाजपेयी के जैसे नेता अगर होते तो ये नौबत नहीं आती थी। मंगलसूत्र, भैंस लेना, जमीन लेना और लोग मुजरा, ऐसे शब्द नहीं आते थे। ये अलग है, वो अलग है, इसीलिए एक दूसरे को कंपेयर मत करो। तुम्हारा काम एक ही है, सबको तोड़ना। हमारा काम है
जोड़ना। इसी शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। नमस्कार।